नमस्कार। स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो खुश रहेगा भारत में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और मैं हूं राम अवतार शर्मा जो पिछले 17 साल से न्यूरोथेरेपी में कार्यरत हूं और हमारे साथ में हैं मिसेज लक्ष्मी कुमार जो एक बेहतरीन योगाचार हैं और कई साल से योगा में प्रयासरत हैं और कार्यरत हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक डिजेनरेटिव डिजीज है जिसको हम टियर एंड बियर अर्थराइटिस भी बोलते हैं, जो लंबी उम्र या बढ़ते उम्र के व्यक्तियों में आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो 50 के बाद यह लगभग महिलाओं में और जेंट्स में देखने के लिए मिलती है। आप ध्यान दीजिए कि ये एक कॉमन और लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है, जो कॉमन है और ज्यादातर लंबी चलने वाली बीमारी है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि यह एडल्ट में भी कई बार पाई जाती है और इसके अलावा महिलाओं में भी ये ज्यादा पाई जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि ये जब हो जाती है तो लंबे समय तक ही चलती है। इसमें कई सारी चीजें हैं, तो अभी हम आगे जानेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, अच्छा खाना इसमें क्या होता है और बुरा खाना क्या होता है, इसमें हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रखना चाहिए और किस तरह हम अपने शरीर में से इसको जल्दी से जल्दी बीमारी को भगाएं। तो इस बारे में अभी हमारे को बताएंगी मिसेज लक्ष्मी कुमार जी। नमस्ते। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक, जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि ये बढ़ती उम्र के साथ तो होता है पर ये चलता रहता है, हमेशा ये खत्म नहीं होता है। तो हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। वैसे तो देखा जाए जनरली तो मिलियंस ऑफ पीपल इस बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। जब हम यंग एज बच्चे होते हैं तो हमारे में ग्रोथ होती है, लेकिन एक स्टेज के जाने के बाद ये ग्रोथ रुक जाती है और हमारी जो एज जैसे जैसे डिक्लाइन होती है उसके साथ हमारे बॉडी के मसल्स, बोन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वीक होने लगते हैं। तो इसमें इस बीमारी के ज़्यादातर शिकार महिलाएं होती हैं। आइए समझते हैं क्यों। सिम्टम्स क्या होते हैं पहले जानते हैं। ये एक जॉइंट्स की बीमारी है। जॉइंट्स मतलब जैसे आपके घुटने का जोड़, आपके कूल्हे का जोड़ जिसको हम हिप जॉइंट्स कहते हैं, बैकबोन, हैंड और फिंगर्स, स्पाइनल कोड भी इसमें आता है। तो बिल्कुल अफेक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि ये डिजेनरेटिव है, इसका मतलब हो गया कि धीरे धीरे आपके जो बोन्स हैं इसमें क्षय होने लगता है और ये बीमारी का रूप ले लेता है। तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन फील होता है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है और इन्फ्लेमेशन इसकी एक प्रमुख लक्षण है जो आपको बताता है कि आप इस रोग के शिकार हो चुके हैं। आइए जानते हैं ये होता क्यों है। होता है ये अधिकतर जिन महिलाओं ने या फिर पुरुषों ने शुरुआत से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड किया हुआ है, जिन्होंने कैल्शियम पे ध्यान नहीं दिया हुआ है और विटामिन डी जो कैल्शियम का एक बाइंडिंग केमिकल है जो कैल्शियम को होल्ड करके रखती है, उसके कमी के कारण अधिकतर होता है। होता क्यों है ये तक ओल्ड एज बीमारी है। मैंने आपको बताया कि 50 से बढ़ते हुए 50 से उम्र से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो इसके अधिकतर शिकार होते हैं। पर देखा गया है कि कुछ एडल्ट्स में भी इसके लक्षण पाए जाते हैं। पास्ट में या रिसेंटली कोई डैमेज हुआ हो उनको, जैसे लिगामेंट टूट गए हो या फिर कोई ऐसी इंजरी जिसमें उनका जॉइंट डिसलोकेट हुआ हो और कार्टिलेज टोर्न हो गया हो, तो इस बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। होता क्यों है बीमारी, ये समझते हैं। हमारे जो घुटने या जो भी जॉइंट्स हैं उनके बीच जब दो हड्डियां आपस में जब हमारे जॉइंट्स में मिलती हैं तो उनके बीच में कार्टिलेज होता है जो एक कुशन का काम करता है और उसके साथ में उसको फ्लेक्सिबल, लचीला बनाने के लिए साइनोवियल फ्लूइड होता है जो उसके मूवमेंट को, मोबिलिटी को अच्छा रखता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो एक डोर होता है जब हम उसे खोलते बंद करते हैं, जब वो जॉइंट होता है जहाँ पे, तो वो एक कब्जे से जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक कार्टिलेज वही होता है और उसमें जो ग्रीसिंग का काम होता है, जैसे हम ऑयलिंग या ग्रीस लगाते हैं जिससे वो आवाज ना करे और बड़ा स्मूथ मूव करे, तो वो एक साइनोवियल फ्लूइड आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ये उसकी तरह काम करता है। तो जब ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है और कार्टिलेज घिसने लगते हैं
तो जो दो हड्डियां हैं वो आपस में नजदीक आ जाती हैं, टकराती और आपस में वो टकराने लगती है, घिसने लगती है, फ्रिक्शन होने लगता है, तो वो एक दूसरे को डैमेज करती चली जाती हैं। इस कारण से ये रोग होता है। तो देखिएगा आपकी ओल्ड एज में हमारा जैसे बॉडी डिक्लाइन पे जाती है, तो कैल्शियम, विटामिन सारे हमारे शरीर से धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो इस कारण होता है। दूसरा इसका मेन कारण है ओबेसिटी। अगर आपका वेट आपके उम्र के और आपके हाइट के अनुसार बहुत ज़्यादा है तो उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि ये सबसे पहले नी में ही मिलता है इसका, क्योंकि वजन जो है नी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे शरीर का, तो नी इफेक्टेड होती हैं। बाकी इसमें कोई अगर फैमिली के पास हिस्ट्री हो कि अगर फैमिली में किसी सीनियर को, आपके बुजुर्ग को, माता पिता पेरेंट्स को, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ बिल्कुल, हुआ हो, तो आप में आने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। एक अगला कारण इसका ये हो सकता है कि आपने किसी अंग विशेष जैसे घुटना हो गया, कमर हो गया, या हाथ के जॉइंट्स जो हो गए, तो उसका आप बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। जैसे कुछ लोग जो है कि साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या कुछ लोग ट्रेडमिल पे बहुत अनलिमिटेड दौड़ते हैं। वो सोचते हैं दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना अति से भी अति, कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल। तो दौड़ेंगे आप घुटने, तो उसमें से फ्लूइड तो कम होगा ही, साथ में वो घिसने लगेंगे, ये हो गया। कुछ लोग नील डाउन बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ की का घर कई फ्लोर ऊपर होता है, तो वो डेली का ऊपर नीचे करना, तो मतलब कि आपने किसी अंग विशेष पे ज्यादा वर्कलोड दे दिया है, इस वजह से ये होता है। तो आइए, अगर आपको समझ में आ जाए कि ये आपको हो गया है, तो हम कैसे इसका उपाय कर सकते हैं। तो उपचार के बारे में हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले तो आप वो लक्षणों को, वो कारणों को बंद कर दीजिए जिसके कारण आपको ये हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि आपकी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या बदलाव हुआ है, या क्या चीज़ ऐसा काम रिपीटेडली हो रहा है जो उसको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप बहुत लोडेड वर्क करते हैं तो पहले उसको हटा दीजिए। कभी आप हैवी बोझ उठाते हैं, कई बार बोझ उठाने की वजह से भी हो जाता है। दूसरा कि आप स्टेयर्स बहुत चढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। अगर वेट लिफ्टिंग जैसा काम करते हैं, या रनिंग या साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, ताकि आपका घुटने आपस में या फिर जो भी जॉइंट्स में ये दर्द आ गया है वो कम हो जाए, सूजन कम हो जाए। योग अभ्यास इसके लिए बहुत अच्छा है। आप डेली रूटीन में अपने 20 to 30 मिनट्स सिर्फ जॉइंट की एक्सरसाइज कीजिए। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आप गिर रहे हो तो आपके पास दो सपोर्टर्स आ जाए, अगल बगल कोई खड़ा हो आपको थामने के लिए, तो आप रुक जाते हैं। आप अगर चल नहीं पाते हैं तो अगर किसी ने कंधा दे दिया तो बड़े अच्छे से आराम से चल लेते हैं। तो जस्ट लाइक वैसे ही आप इसके घुटने के पास या जॉइंट्स के पास के जो मसल्स हैं, एक्सरसाइज योग करने से ये होता है कि वो मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे अगर हम घुटने की बात ले लें एग्जाम्पल, तो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स होते हैं, अगर आप उसको स्ट्रांग कर देंगे तो आपके घुटने कम घिसेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने जॉइंट्स के आसपास के मसल्स को स्ट्रांग करना है। विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी, ये आपको कंटिन्यूअस लेना है अपने फूड में, इसका इंटेक बढ़ाना है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं तो आपको वेट लॉस करना है। ये जो दर्द है जॉइंट्स के, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये ठंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें गर्म पानी से सेक करें। साथ में ऑयलिंग, जैसे मैंने बताया कि इसकी साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाती है, तो ऑयलिंग इसमें अच्छा ग्रीसिंग का काम करता है। आप रेगुलर अगर ऑयल की मसाज करते हैं, ओलिव ऑयल ले लिया आपने, जैतून का तेल कहते हैं इसे, या तिल का तेल, तो आपके रेगुलर मसाज से वो आपके जॉइंट्स के अंदर धीरे धीरे चले जाते हैं और आपस में जॉइंट का फ्रिक्शन कम हो जाता है। खाने में आप पालक, ब्लूबेरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन मिल्स, लेग्यूम्स, जो आपके लेग्यूम्स वो होते हैं जो जिन्हें हम दाल कहते हैं, दलहन प्रोडक्ट, अगर आप उसे लेते हैं तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा जाती है, जिससे आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और हड्डियों पे बोझ कम पड़ता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी आप सेवन कर सकते हैं। क्या नहीं खाना है, इसमें वही जो चीज़ें आपकी हड्डी को खराब करती हैं, जैसे अजीनोमोटो, सबसे पहले उसको हटा दीजिए अपने खाने से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट, रेड मीट और चिकन, एग का सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। अल्कोहल लेते हैं तो वो भी बोन को बहुत तरह से डैमेज करता है, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि आपका जो दर्द, पेन और इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक्चुअली जितना डैमेज हो चुका आप उसको वहीं रोक दीजिए और उसी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आइए सर से बात करते हैं। आपने
देखा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है, अभी हम उसमें बताएंगे कि आपको कौन सा योगा करना चाहिए, कौन सा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो गुड फूड होता है उसमें आपको ओवरऑल सबसे ज्यादा कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में खानी है। कैल्शियम तो आप जानते हैं कि व्हाइट प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मिलती है, जैसे मखाने, तिल, यस, दूध, पनीर, जी, दही, मशरूम, प्याज, जी, आलू, ये वो चीज है, नारियल, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चीज है जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले को कैल्शियम भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। दूसरा, विटामिन डी। विटामिन डी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एब्जॉर्ब कोई ऑर्गन कर सकता है तो वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और स्किन। देखिए, गांव में महिलाएं जो होती थी तो पहले वो सूरज की तरफ अपनी पीठ करके और साड़ी पहन के झाड़ू लगाती थी, क्योंकि देखो सूरज की तरफ से मुंह करके तो कोई झाड़ू लगा नहीं सकता। तो सूरज की तरफ क्या करती थी कि अपनी बैक करके, और उनकी स्पाइनल कॉर्ड बीच में खुली रहती थी, तो उनको कभी भी विटामिन डी कम नहीं होती थी। और आज के समय में क्या है कि कोई सूरज की धूप लेना नहीं चाहता, क्योंकि लेगा तो उसको पसीना आ जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। खासकर महिलाएं तो लेती नहीं, क्योंकि वो काली पड़ जाएंगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी आप देखिए कि जिस व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, व्यक्ति या जो भी महिला है, उसको विटामिन डी लेनी है, तो वो अपनी स्पाइनल कॉर्ड सूरज की तरफ करके और उसको खोल के, यहां से गर्दन से लेके और टेल बोन तक खोल के सूरज की तरफ करके बैठे डेली मिनिमम 1 घंटा। मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में। बहुत बेहतरीन नुस्खा है आपको। साथ में खट्टे प्रोडक्ट्स, देखिए दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जॉइंट्स पेन है, चाहे कंधा दर्द है, चाहे सर्वाइकल है, चाहे बैक पेन है, चाहे स्लिप डिस्क है, चाहे साइटिका पेन है, चाहे नॉर्मल नी पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है, गाउट है, फाइब्रोमाइल्जिया है, कोई भी दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको खट्टा हमेशा कम कर देना चाहिए, क्योंकि खट्टा हमेशा दर्द बढ़ाता है, घाव बढ़ाता है। खट्टा एलर्जेटिक होता है, तो इसलिए ये कम कर देना चाहिए। कम नहीं, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक करनी है तो। साथ में वॉक अपना उतना ही करें जितना आप सहन कर सकते हैं। ऐसा ना हो किसी ने बोल दिया कि वॉक करो तो वॉक पे फिर लग जाओ, फिर अपनी समस्या बढ़ा लो। पालती मार के, मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स कम करना है, पालती मार के बैठना है। स्ट्रेचिंग बॉडी की अवश्य करनी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग आप करोगे तो उससे स्टिफनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आगे हम बात करते हैं कि अभी आपको कौन सा योग और आसन आपको करना चाहिए जिससे आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस निकल जाए, आप बिल्कुल उससे ठीक हो जाए। उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि न्यूरोथेरेपी का कौन सा पॉइंट आपको लेना चाहिए। जी आइए, तो अभी हम न्यूरोथेरेपी का, तो आप जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हम सर्वप्रथम इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम करते हैं, कि जहां भी अर्थराइटिस या ITIS जहां लग जाता है वह इन्फ्लेमेशन कहलाता है। जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन मतलब आपके हिप जॉइंट्स हो गए, नी जॉइंट हो गया, रिस्ट हो गई, एल्बो हो गई, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, उंगली हो गई, तो ये यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देते हैं। आपको हम बार बार समझाते हैं, बार बार दिखाते हैं कि 60 बार हमने इधर काउंट करना है, 1 2 3 4 ऐसे 60 बार इधर, 60 बार इधर काउंट करना है। फिर उसके बाद में आप ध्यान रखिए कि बॉडी में से इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर काम करनी चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा मेडिसिन खा लेता है, उस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है। वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी आपकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है। तो आपको इन्फ्लेमेशन खत्म करनी है तो आपको एड्रिनल ग्लैंड सही से काम कर रही है, तो आप समझिएगा आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। देखिए हम जो एड्रिनल ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट करते हैं, आप ऐसे घूमिए। ये जो एरिया होता है हमारा, ये वाला जो एरिया होता है T8 से और T12 तक, इसमें हमने एरिया, इसको आप डेली क्या करेंगे कि आप घर के किसी सदस्य से इसको घिसवाइए, दिन में 5-7 बार ऐसे करके खूब घिसवाइए अच्छे तरीके से। मतलब यहां से इस वाले एरिया को बहुत अच्छे से घिसवाइए खूब 5-7 बार दिन में। जब आप घिसवाएंगे उससे पहले क्या करेंगे कि ये मेडुला ले लीजिए, मेडुला लेने के बाद में ये घिसवा लीजिए, फिर 1 मिनट का गैप दीजिए, फिर ये घिसवा लीजिए, फिर आप 15-20 मिनट रुक जाइए। फिर आप क्या करोगे कि आपने ये मेडुला लिया दोनों तरफ, मेडुला लेने के बाद में इस एरिया को, यहां से और यहां तक, इस एरिया को अच्छा खासा घिसवा लीजिए, खूब घिसवा लीजिए इस तरीके से, चाहे ऐसे ऐसे जैसे मर्जी घिसवा लीजिए।
इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने क्या करना है कि स्ट्रेचिंग बॉडी की, जब भी स्ट्रेचिंग करेंगे, माना कि किसी जगह इसमें हो गया, अब माना कि आपकी रिस्ट में है, तो इसको इस तरीके से सीधा, इस तरीके से, इस तरीके से, अगर हम माना स्पाइनल हिप जॉइंट में हो गया है तो धीरे धीरे टांगों को खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना। इसमें देखिए आप, जैसे हम भुजंगासन आपने किया, इसमें मर्कटासन किया इधर उधर करके, मर्कटासन के अलावा एक पांव पे पांव रख के पांव को दूसरी तरफ करना, कि पोस्चर जो होती है, ये जो स्ट्रेचिंग होती है बहुत बेहतरीन होती है। तो आगे एक दो अभी जो योगा के आसन है वो आपको मैम करके दिखाएंगी, और ये आप ध्यान से रखिए, इन चीजों को आप अपने जीवन पे उतारिए, ना कि देखने के बाद में आप कहेंगे ठीक है हम करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं, ये करना है आपने, बहुत बेहतरीन चीज है। आइए अभी आपको योगा के वो पोस्चर ये करके दिखाएंगे। घुटनों के अभ्यास के लिए पैर को उठाएंगे, दूसरे पैर को स्टेबल करके, देखिए ऐसे, और 1 2 3 4, वापस 1 2 3 4। नेक्स्ट लेफ्ट, अगला पैर 1 2 3 4, ऐसे करके आप हाथ सामने रखिए, 1 बाय 1 दोनों नी को हाथ पे टच करना है, 1 2 3 4। दूसरे साइड से देखिए, 1 2 3 4। इसको 10 से 15 बार करें। इसके अपोजिट सीधा खड़ा होके आपको अपने पैर के हील को बटक पे हिट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी में एक सीरीज और देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे घुटने के मसल्स स्ट्रांग होते हैं। अभी आप देखिए कि इन्होंने जो योगा के आपको पोस्चर और आसन करके बताए वो बहुत बेहतरीन है, इनको आप अपने जीवन में उतारिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ बैठे हुए, आप हमसे संपर्क बना के रखिए, हमारे पास आइए, मिलिए, समझिए और अपनी काउंसलिंग भी कराइए, सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए। नमस्कार, आपका दिन स्वस्थ हो, अच्छा हो और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें।